So hello everyone, this is Eliezer Finehas and you're watching Eliezer Educational Academy। तो आज की इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट ईयर बॉटनी का टारगेट पेपर है 2023 के एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूंगा कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अब ये बोलेंगे कि सर जो प्रीवियस टारगेट पेपर था उसका क्या, उसे तैयारी करनी है कि नहीं करनी। तो इसका ये एक आंसर है कि जब पेपर आपके होने वाले होते हैं, जब कुछ टाइम रह जाता है पेपर होने से पहले, तो कुछ इनिशियल जो क्वेश्चंस हैं वो निकल कर आते हैं सामने, और जो मतलब कि जो आपका पेपर होता है वो इन्हीं क्वेश्चंस में से आता है। तो मैं इनडायरेक्टली आपको ये बता रहा हूँ कि आपका जो पेपर है वो इसी टारगेट पेपर में से ही आएगा। तो आपने अच्छे से इस टारगेट पेपर को याद करना है, ठीक हो गया, क्योंकि आपका पेपर जो है इसी टारगेट पेपर में से ही आने वाला है। तो इससे पहले जो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का टारगेट पेपर है वो भी अपलोड हमने कर दिया है। तो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का भी टारगेट पेपर अपलोड हो चुका है, वो भी आप प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, फर्स्ट ईयर टारगेट पेपर्स 2023 के नाम से। तो वहाँ से जाकर आप जो है वो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का टारगेट पेपर अपलोड किया है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो आए हम लोग बगैर टाइम वेस्ट किए जो आपका फर्स्ट ईयर बॉटनी का टारगेट पेपर है उसको डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल जो पहला चैप्टर है बॉटनी का वह चैप्टर नंबर 3 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे सर ये चैप्टर नंबर 1 और 2 किधर गया। तो याद रखिएगा जो चैप्टर नंबर 1 और 2 है उसका ताल्लुक जो है वो जोलॉजी से है। तो बॉटनी का जो स्टार्ट होता है वो चैप्टर नंबर 3 से स्टार्ट होता है, जिसका नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं। वाई आर लाइसोसोम्स कॉल्ड सुसाइडल सेक्स। लाइसोसोम्स को सुसाइडल सेक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि जो लाइसोसोम्स हैं वो सुसाइड कर लेते हैं, अपने आप ही जो सुसाइड कर लेते हैं, अपनी डेथ कॉज करते हैं, तो इसलिए इनको सुसाइडल सेक्स कहा जाता है। देन आपके पास आता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। तो याद रखिएगा जितने भी आपके पास डिफरेंस बिटवीन है उसकी भी जो वीडियो है अलग से चैनल पर अपलोडेड है। जितने भी तमाम डिफरेंसेस बिटवीन है वहाँ पर सॉल्व करवाए हुए हैं, तो वहाँ से जाकर आप उसको भी देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है? देन आपके पास कुछ शॉर्ट नोट्स हैं न्यूक्लियस पर और गोल्जी बॉडीज़ पर, आपने जो है शॉर्ट नोट लिखना है ये दो टॉपिक्स पर। देन आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वाई क्लोरोप्लास्ट इज सेड टू बी एन एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनेली। तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनेली क्यों कहलाता है, ये आपने इसका रीज़न बताना है। नेक्स्ट आपके पास, हाउ होमोजेनाइजेशन इज़ डिफरेंट फ्रॉम सेडिमेंटेशन। होमोजेनाइजेशन और सेडिमेंटेशन में क्या फ़र्क है? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू नो अबाउट क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी के बारे में आपको क्या पता है, आपने ये बताना है। देन आपके पास आता है डिफाइन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री एंड इलेक्ट्रोफोरेसिस। आपने डेफिनेशंस हैं दो आपके पास, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री की और इलेक्ट्रोफोरेसिस की आपके पास डेफिनेशन है। फिर नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, हाउ पेरोक्सिसोम इज़ डिफरेंट फ्रॉम ग्लाइऑक्सिसोम। तो आपको डिफरेंस बताना है कि पेरोक्सिसोम एंड ग्लाइऑक्सिसोम के दरमियान जो डिफरेंस है आपने उसको बताना है। फिर आता है आपके पास कुछ डिफरेंस बिटवीन है माइक्रोफिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स, एंड सेकंड आपके पास डिफरेंस बिटवीन है सीलिया एंड फंजाई। तो इन दोनों में आपने क्या है, दोनों के दरमियान आपने डिफरेंस बिटवीन बताना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ अ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया की आपने नीट डायग्राम बनानी है और साथ में उसकी लेबलिंग भी करनी है, जो एक एक पार्ट्स होते हैं उनको आपने लेबल भी करना होगा। नेक्स्ट आपके पास, व्हाट डू यू नो अबाउट प्लास्टिड्स। आप प्लास्टिड्स के बारे में क्या जानते हैं, ऑल्सो एक्सप्लेन इट्स टाइप्स ब्रीफली। और प्लास्टिड्स के जितनी भी टाइप्स हैं वो भी आपने बतानी होंगी। तो यहाँ पर जाकर जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं वो ख़त्म होते हैं, हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। तो फर्स्ट आपके पास जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है वो है, विद द हेल्प ऑफ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल राइट द स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज़ एंड फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आपने क्या करना है, आपने विद द हेल्प ऑफ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बताना है, देन प्रॉपर्टीज़ एंड देन फंक्शन। तो ये तीन चीज़ें आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बतानी होंगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन ऑफ सेल वॉल। तो सेल वॉल जो है उसका फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चर बताना है और वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, जो उसकी कॉम्पोजिशन होती है वो भी आपने बतानी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपने स्ट्रक्चर और फंक्शन किसके बताने हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बताने हैं। तो यहाँ पर जाकर जो आपका चैप्टर नंबर 1 है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, उसके जितने भी शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स है वो हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट आपके पास जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 4 बायो एनर्जेटिक्स। तो देखते हैं कि बायो एनर्जेटिक्स में कौन कौन से सवाल आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हम लोग देखते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कौन कौन से जो हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो हम लोग वन बाय वन करके इसको भी देखते हैं।
तो पहला आपके पास क्वेश्चन है, वाई एटीपी इज़ कॉल्ड एज करेंसी ऑफ एनर्जी। तो एटीपी जो है एडेनोसाइन ट्राईफॉस्फेट, उसको करेंसी ऑफ एनर्जी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो एटीपी जो है वो एक एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसलिए इसको करेंसी ऑफ एनर्जी कहा जाता है। देन है आपके पास वाई फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड रिडॉक्स प्रोसेस। तो ये फोटोसिंथेसिस है उसको रिडॉक्स प्रोसेस क्यों कहा जाता है? थर्ड आपके पास क्वेश्चन है, वाई ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट प्रोवाइड मोर एनर्जी देन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अच्छा जी, तो जो ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट का पूरा प्रोसेस है जिसमें हम पायरुवेट की जो है ऑक्सीडेशन करते हैं, तो वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन से ज़्यादा जो है उसके अंदर एनर्जी मिलती है। तो इसलिए ये पूछा जा रहा है कि ऐसा क्यों है कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन से ज़्यादा एनर्जी ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट में क्यों मिलती है, ये बताना है। देन आपके पास क्वेश्चन है, वाई एंटीना कॉम्प्लेक्स कंटेन्स अदर पिगमेंट विद क्लोरोफिल। तो जो एंटीना कॉम्प्लेक्स है उसके पास क्लोरोफिल के साथ साथ दूसरे पिगमेंट्स भी होते हैं, तो वो क्यों होते हैं ये आपने बताना है। देखिए एक जो आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करना है, मैं आपको जस्ट मैं कम्युनिटी टैब पे भी आपको जस्ट फ़ोटोज़ प्रोवाइड कर देता या पीडीएफ आपको इसका प्रोवाइड कर देता, तो आपको टारगेट पेपर मिल जाता। लेकिन अलग से वीडियो बनाने का मकसद यही है, मैं आपको अलग से जो एक एक लाइन एक एक वर्ड जो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, उसका मकसद यही है कि आप लोगों को एक एक जो सवाल है वो अच्छे से समझ आए। क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स जो है वो सवाल समझने में गलती कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से वो जो है क्वेश्चन कुछ और पूछा होता है और आंसर कुछ और लिखाते हैं, जिस वजह से जो मार्क्स है या तो वो कट जाते हैं या बिल्कुल भी मार्क्स नहीं मिलते। तो आप लोगों को एक एक वर्ड समझाने का मकसद यही है कि आप लोग जो है वो एक एक सवाल जो अच्छे से समझ लें और उसका आंसर भी आप अच्छे से याद करें। फिर आपके पास आता है, वाई फोटो रेस्पिरेशन इज़ कंसिडर्ड एज वेस्टफुल प्रोसेस। तो फोटो रेस्पिरेशन जो है उसको एज अ वेस्टफुल प्रोसेस क्यों कंसिडर किया जाता है? देन है आपके पास, हाउ मैनी ATP एंड NADPH रिक्वायर्स टू फिक्स 1 कार्बन 3 कार्बन 6 कार्बन एंड 12 कार्बन। तो ATP अगर हमने फिक्स करना हो, यहाँ पर 4 कंडीशंस गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 कार्बन 3 कार्बन है, 6 कार्बन एंड 12 कार्बन्स है। तो ये तमाम जितने भी कार्बन्स है इन तमाम कार्बन्स को फिक्स करने के लिए हमें कितने ATP और NADPH रिक्वायर होते हैं, ये आपने बताना है। तो यहाँ पर जाकर जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं वो जाकर ख़त्म होते हैं। देन हम लोग बढ़ते हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की जानिब। तो लॉन्ग क्वेश्चन है आपके पास, फर्स्ट, डिफाइन फोटोसिंथेसिस, डिस्क्राइब द लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन लिखनी है एंड देन आपने जो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस का वो आपने डिटेल में बताना होगा। देन आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस, ऑल्सो ड्रॉ फ्लो चार्ट। तो जो ग्लाइकोलिसिस का पूरा प्रोसेस है वो आपने बताना होगा। फिर आपने जो उसका फ्लो चार्ट है पूरा ग्लाइकोलिसिस का जो फ्लो चार्ट है पूरे प्रोसेस का वो भी आपने ड्रॉ करना होगा। देन आपके पास क्वेश्चन आता है, ड्रॉ केल्विन साइकिल। तो जो केल्विन साइकिल है आपके पास उसको आपने ड्रॉ करना है, तो साथ में उसकी एक्सप्लेनेशन भी कर दीजिएगा तो वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ये आपके पास जो क्वेश्चन है वो लॉन्ग क्वेश्चन का है। तो इसलिए मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि साथ में जो केल्विन साइकिल है उसको ड्रॉ करने के साथ साथ एक्सप्लेन भी कर दीजिएगा। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास लिखा है कि डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ क्रैब साइकिल। तो जो क्रैब साइकिल है आपके पास वो आपने जो प्रोसेस है पूरा आपने डिस्क्राइब करना है। पॉइंट वाइज जो है आपने क्रैब साइकिल इसको पूरा आपने क्या करना होता है, डिस्क्राइब करना होता है। और साथ में क्रैब साइकिल की जो आपके पास डायग्राम है वो भी आपने साथ में ये पूरी साइकिल की जो डायग्राम होती है वो भी बनानी होगी। देन आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है, वाई CAM प्लांट क्लोस्टोमेटा इज़, क्लोस्टोमेटा इज़ नहीं, यहाँ पे एट होगा, एट डे टाइम, तो यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई। तो ये हमसे पूछा जा रहा है कि जो CAM प्लांट है वो अपने स्टोमेटा को दिन के टाइम पे क्यों क्लोज़ करता है, क्योंकि आपको पता है कि जो अमूमन प्लांट्स होते हैं उनका स्टोमेटा जो है वो डे टाइम पर ओपन होता है एंड नाइट टाइम पर क्या होता है, क्लोज़ होता है। लेकिन जो CAM प्लांट है उसका जो स्टोमेटा है वो डे टाइम में क्लोज़ होता है। तो यही पूछा जा रहा है कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये लॉन्ग का आपके पास क्वेश्चन है। तो ये आपने क्या करना होगा, डिटेल में इसको बताना होगा। देन आपके पास क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है, व्हाट इज़ सेल्यूलर रेस्पिरेशन। आपने बताना है कि सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या होती है। देन है एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन इन डिटेल। तो जितने भी टाइप्स है रेस्पिरेशन की वो आपने डिटेल में आपने एक्सप्लेन करनी होंगी। तो चैप्टर नंबर 4 के भी हमने जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हमने देख लिए। देन आपके पास आता है चैप्टर नंबर 5, ए सेल्यूलर लाइफ। तो ए सेल्यूलर लाइफ देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। तो पहला आपके पास इसका क्वेश्चन है, What do you mean by positive and negative sense virus?
तो नेगेटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंस वायरस से क्या मुराद है, बस इसकी आपको आसान अल्फाज में बताऊँ तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंस वायरस की आपने बस डेफिनेशन लिखनी है कि ये क्या होते हैं। देन आपके पास आता है डिस्कस द लिविंग एंड नॉन लिविंग स्टेटस ऑफ वायरस। तो वायरस आपको पता है कि जो लिविंग स्टेटस में होता है एंड नॉन लिविंग में, तो मैं आपको ये बता दूं कि जब भी वायरस आउटसाइड ऑफ होस्ट होगा, होस्ट के आउटसाइड होगा, तो वो वायरस जब वो नॉन लिविंग होते हैं, पर जैसे ही जो वायरस है वो होस्ट के अंदर एंटर करता है तो फ़ौरन जो वायरस है वो लिविंग कंडीशन में आ जाता है। तो याद बताना है कि जो लिविंग और नॉन लिविंग स्टेटस होता है, लिविंग स्टेटस में वायरस के क्या मतलब के फंक्शंस होते हैं और नॉन लिविंग में क्या फंक्शंस होते हैं, तो इसको हमें डिस्कस करना है। फिर नेक्स्ट आपके पास डिफरेंस बिटवीन है प्रियॉन्स एंड वायरॉइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लाइसोजेनिक एंड लाइटिक साइकिल के दरमियान आपने डिफरेंस बिटवीन लिखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने जो बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर है उसको डिटेल में आपने क्या करना है, डिस्क्राइब करना है, और फिर आपने बैक्टीरियोफेज की आपने डायग्राम बनानी है और साथ में उसकी लेबलिंग भी करनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, हाउ इट परफॉर्म्स बाय HIV इन ह्यूमन। तो जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है वो क्या होता है, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का HIV जो आपके पास ह्यूमन इम्यून वायरस है उसके अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो है या रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो आपका एंजाइम है उसका क्या काम होता है, जो क्या चीज़ परफॉर्म करता है, ये आपने बताना होगा। नेक्स्ट आपके पास डिस्कस द पैरासाइटिक नेचर ऑफ वायरस। तो जो वायरस की पैरासाइटिक नेचर होती है, अभी मैंने आपको पहले ही डिस्कस कर दिया कि पैरासाइट्स वो होते हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि होस्ट पर डिपेंड करें, ठीक है। तो अभी मैंने आपको यही बात बताई कि जो वायरस होते हैं वो जब होस्ट के बाहर होते हैं तो नॉन लिविंग होते हैं, और जब होस्ट के अंदर जाते हैं, होस्ट के इनसाइड जाते हैं, तो जो वायरस है वो लिविंग कंडीशन में आ जाते हैं। तो यही जो है वायरस की पैरासाइटिक नेचर है। तो मुझे उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो यहाँ पर जाकर जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स है वो ख़त्म होते हैं। हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की जाने बढ़ते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में एक ही आपके पास इसका लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, यहाँ पर लिखा है कि एक्सप्लेन द लाइफ साइकिल्स ऑफ बैक्टीरियोफेज। तो जो लाइफ साइकिल है बैक्टीरियोफेज की वो आपको बतानी है। एक लाइटिक साइकिल है और लाइसोजेनिक साइकिल है। तो ये दो जो आपके पास जो साइकिल्स हैं बैक्टीरियोफेज की ये आपने बतानी है, और साथ में आपने यहाँ पर बैक्टीरियोफेज की लाइफ साइकिल्स, यहाँ पर HIV की आपने लाइफ साइकिल बतानी है, और दोनों के ही आपने डायग्राम्स भी याद करनी है। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आप दोनों कर लेते हैं तो बेस्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर से कोई ना कोई एक तो आपके पास लाजमी आएगा क्वेश्चन। ये 100% कन्फर्म है कि बैक्टीरियोफेज या HIV में से कोई ना कोई एक जो आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है वो लाजमी आने वाला है। तो अगर आप दोनों कर लेंगे तो ये है कि आप बिल्कुल सेफ़ साइड पर रहेंगे और आपको किसी भी किस्म की जो परेशानी है वो नहीं होगी। फिर आपके पास आता है चैप्टर नंबर 6 प्रोकैरियोट्स। इसके हम लोग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं वो देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 6 में से कौन कौन से आपके पास जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल भाई शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं चैप्टर नंबर 6 से। तो फर्स्ट आपके पास क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फेजेस ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ। तो बैक्टीरिया जो आपके पास होता है उसके ग्रोथ के कुछ फेजेस होते हैं, इंटरफेज होता है, मिड वाला, और बाकी 3 फेजेस होते हैं टोटल। तो ये आपने फेजेस ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। आपने जो प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स हैं उनके दरमियान में आपने डिफरेंस बिटवीन बताना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डू यू मीन बाय बैक्टीरियल ग्रोथ। तो बैक्टीरियल ग्रोथ से क्या मुराद है, बैक्टीरियल ग्रोथ होता क्या है ये बताना होगा। फिर आगे पास है डिस्क्राइब इट्स फेजेस, डिस्क्राइब द, अच्छा ये जो है ना आपके पास क्वेश्चन व्हाट डू यू मीन बाय बैक्टीरियल ग्रोथ एंड डिस्क्राइब इट्स फेजेस, तो ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन जैसा ये सेम टू सेम एक्सप्लेन द फेजेस ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ। मतलब कि इसका जो आपके पास आंसर है वो एकदम सेम आएगा, लेकिन जहाँ से क्वेश्चन मुख्तलिफ हो रहा है वो ये है कि डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप्स। तो आपने जो बैक्टीरिया के शेप्स जो हैं उसके आपने उसकी क्लासिफिकेशन बतानी है। आगे होता है कि कॉक्साई आपके पास शेप होता है, फिर बैसिली शेप होती है, फिर स्पाइरल शेप होती है। तो दीगर जो आपके पास बैक्टीरिया की शेप्स होती हैं तो ये आपने अच्छे से डिस्कस करना होगा। देन आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया। तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जो है बैक्टीरिया के अंदर वो आपने बताना है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन मोटिलिटी इन बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया है वो मूव कैसे करते हैं वो आपने बताना होगा। नेक्स्ट है राइट द मेजर्स टू कंट्रोल बैक्टीरिया। तो कौन कौन से
ऐसे मेजर्स हैं या कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिससे जो बैक्टीरिया वायरस है वो कंट्रोल किया जा सकता है, ये आपने बताना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू नो अबाउट ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में आप क्या जानते हैं। नेक्स्ट है आपके पास डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप्स। तो ये सेम टू सेम वही क्वेश्चन आ गया, ये जरा आपने देखें ये पॉइंट नंबर 4 जो आपके पास यहाँ पर लिखा है डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप्स। तो सेम टू सेम ये वाला क्वेश्चन भी एकदम सेम है, तो उसका आंसर भी सेम ही होगा। जाहिर सी बात है जब क्वेश्चन सेम है तो आंसर भी बिल्कुल सेम ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बता दूँ कि आप लोगों को यही पता होगा कि आपको पता है कि बैक्टीरिया का नाम बदनाम है, कि बैक्टीरिया जो है उससे बहुत ज़्यादा मसले होते हैं, डिजीज़ होती हैं। तो ये वो और ये हकीकत बात है कि बैक्टीरिया से बहुत ज़्यादा डिजीज़ होते हैं। लेकिन अगर आपके पास नेगेटिव बैक्टीरिया भी है ना, जैसे यहाँ पर लिखा है ना आपके पास ऊपर जो सवाल है कि ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, अगर आपके पास नेगेटिव बैक्टीरिया है तो पॉजिटिव बैक्टीरिया भी है। और बहुत से बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जो हमारी जो हेल्थ के लिए हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हमने जो है इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया को बताना है। नेक्स्ट आपके पास वाई बैक्टीरिया कॉल्ड रिसाइकलिंग एजेंट इन नेचर। तो बैक्टीरिया जो है उसको रिसाइकलिंग एजेंट क्यों कहा जाता है, ये आपने बताना होगा। तो यहाँ पर जाकर आपके जितने भी जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मुकम्मल होते हैं। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स उसकी जाने बढ़ते हैं। तो फर्स्ट आपके पास क्वेश्चन है एक्सप्लेन मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया आपने एक्सप्लेन करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियम विद डायग्राम। तो बैक्टीरियम जो है आपके पास उसका आपने फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चर को आपने डिटेल में एक्सप्लेन करना होगा और साथ में बैक्टीरियम की डायग्राम भी बनानी होगी। तो ये डायग्राम का ही लिखा है, यहाँ पर लेबल डायग्राम होना चाहिए था। और ये मैं आपको बता दूं कि अगर पेपर में ऐसा आए या कहीं भी आए या जहाँ पर लेबल नहीं भी लिखा हो तो आपको पर ये लाजिम है कि आपने लाजमी जो है वो लेबल लिखना है, क्योंकि जो लेबलिंग होती है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। लेबलिंग के बगैर जो है वो कुछ भी नहीं होता। तो इसलिए लेबलिंग आपने लाजमी डायग्राम की करनी है। अगर आप लेबलिंग नहीं करेंगे तो मार्क्स जो है वो काफ़ी सारे जो मार्क्स हैं वो डिडक्ट हो जाते हैं। ठीक हो गया। फिर चैप्टर नंबर 6 के यहाँ पर जो है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स भी ख़त्म होते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 7 प्रोटोक्टिस्ट एंड फंजाई और देखते हैं कि प्रोटोक्टिस्ट एंड फंजाई जो है उसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं वो कौन कौन से आप लोगों को गिवन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं वो देख लेते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में आपके पास पहला जो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है गिव इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई। इसके अंदर आपने जो इंपॉर्टेंस है फंजाई की वो बतानी है। जैसे बैक्टीरिया अच्छे भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, उसी तरह से जो फंजाई है वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और काफ़ी सारे फंजाई ऐसे हैं जो हेल्थ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट भी होते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हाउ एल्गी रिजेंबल विद प्लांट्स। जो एल्गी होती है या एल्गी कुछ बोलते हैं, तो बहरहाल बोलें कुछ भी, बस स्पेलिंग जो है वो सही होने चाहिए। तो एल्गी जो है वो प्लांट्स के साथ कैसे रिसेंबल करती है, कैसे मिलती है। शो एट लीस्ट 3 कैरेक्टर्स और कोई से आपने 3 कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो आपने एल्गी की लिखनी है जो कि प्लांट्स के साथ मिलती जुलती हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट फीचर्स अलाउ फंजाई टू सर्वाइव इन ऑल एनवायरनमेंट्स वेयर लाइफ इज़ पॉसिबल। तो ऐसा क्या फ़ीचर होता है फंजाई के अंदर जो तमाम फंजाई किसी भी इन्वायरमेंट में रहे तो फंजाई जो है वो बस सर्वाइव कर जाता है, उसकी डेथ नहीं होती। तो ये बताना है कि ऐसा क्या फ़ीचर है, ऐसी क्या खासियत है फंजाई के अंदर। नेक्स्ट आपके पास वाई प्रोटोक्टिस्टा कंसिडर्ड एज पॉलीफाइलेटिक किंगडम। तो प्रोटोक्टिस्टा जो आपके पास वो पॉलीफाइलेटिक किंगडम क्यों कहलाता है, तो ये आपने बताना होगा। नेक्स्ट आपके पास डिस्क्राइब सम ऑफ द अनयूजुअल फीचर्स ऑफ न्यूक्लियर बिहेवियर इन फंजाई। तो फंजाई के अंदर कुछ अनयूजुअल बिहेवियर होते हैं, आपके पास न्यूक्लियर बिहेवियर होते हैं अनयूजुअल फंजाई के अंदर, तो ये आपने बताने होंगे। तो ये आपके पास टोटल 5 थे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। हम लोग बढ़ते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की जानिब। तो फर्स्ट आपके पास क्वेश्चन है डिस्कस द डाइवर्सिटी ऑफ किंगडम प्रोटोक्टिस्टा। तो किंगडम प्रोटोक्टिस्टा जो है उसकी आपने डाइवर्सिटी बतानी है। नेक्स्ट आपके पास गिव डायग्नोस्टिक फीचर्स ऑफ 4 क्लासेस ऑफ फंजाई। तो आपने कोई
फंजाई की कोई सी भी 4 क्लासेस के बारे में डायग्नोस्टिक फीचर है, दरअसल ये करैक्टरिस्टिक्स ही होती हैं, ठीक है, बस पूछने का अंदाज़ फ़र्क होता है। तो आपने 4 क्लासेस जो है फंजाई की कोई भी 4 क्लासेस की आपने जो है वो करैक्टरिस्टिक्स बतानी होंगी। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आता है, डिस्कस स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल ऑफ अल्वा विद लेबल डायग्राम। जो आपके पास अल्वा प्लांट होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने उसका स्ट्रक्चर डिस्कस करना है, देन आपने लाइफ साइकिल उसकी बतानी है अल्वा की, और आपने साथ साथ उसकी लेबल डायग्राम भी बनानी है। इतना कुछ इसलिए है क्योंकि ये लॉन्ग का क्वेश्चन है और लॉन्ग में हमेशा जो है वो ज़्यादा डिटेल में ही लिखना पड़ता है। नेक्स्ट आपके पास एक्सप्लेन द लाइफ साइकिल ऑफ म्यूकोर विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स। तो जो म्यूकोर है आपके पास, या म्यूकर कह सकते हैं, उसकी आपने लाइफ साइकिल एक्सप्लेन करनी है और साथ में उसकी जो डायग्राम्स है हर एक साइकिल की आपने डायग्राम्स भी बनानी है। और अगेन मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि डायग्राम्स जो है वो हमेशा आपने लेबल ही करनी है, लेबलिंग के बगैर कोई भी डायग्राम नहीं बनानी। देन आपके पास है चैप्टर नंबर 8, डाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स। चैप्टर नंबर 8 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में आपके पास व्हाट इज़ डबल फर्टिलाइजेशन और हीट्रोस्पोरी। डबल फर्टिलाइजेशन क्या है और हीट्रोस्पोरी क्या है। देन आपके पास आता है हाउ लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स शोज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो जो प्लांट्स की लाइफ साइकिल है वो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को कैसे शो करती है। फिर नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है वाई ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड नॉन वेस्कुलर प्लांट्स। जो ब्रायोफाइट्स आपके पास होते हैं वो नॉन वेस्कुलर प्लांट्स क्यों कहलाते हैं। नेक्स्ट आपके पास एक्सप्लेन काइंड्स ऑफ रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस ब्रीफली। तो रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस की जितनी भी आपके पास सॉरी तो रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस की जितनी भी आपके पास काइंड्स हैं, जितने भी टाइप्स हैं, तो वो आपने ब्रीफली जो है वो एक्सप्लेन करनी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन वाई फ्लावर इज़ कॉल्ड अ रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट्स। तो फ्लावर जो है उसको रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट्स क्यों कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन मोनोकोटिलेडन एंड डाइकोटिलेडन। मोनोकोटिलेडन और डाइकोटिलेडन के दरमियान आपने डिफरेंस बिटवीन लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गिव द जनरल फीचर्स ऑफ ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स के आपने कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो लिखनी होंगी। नेक्स्ट है ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ फन प्रोथैलस। तो फन प्रोथैलस आपके पास प्लांट है तो उसकी आपने क्या करनी है, लेबल डायग्राम बनानी है। फिर आपके पास कुछ बोटानिकल नेम्स आपको गिवन है। तो ये तमाम चीज़ें ना, वीट हो गया, माको, बार्ले, राइस, एमल्टस एंड मुलहेठी। तो ये तमाम जितने भी आपको 6 जो नाम दिए गए हैं, इन तमाम के आपने जो बोटानिकल नेम्स हैं वो आपने लिखने होंगे। ठीक हो गया। तो यहाँ पर जाकर आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं वो ख़त्म होते हैं। हम लोग देखते हैं हमने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स कौन कौन से जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो पहला आपके पास जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है वो है डिस्क्राइब लाइफ साइकिल ऑफ मॉस और एंजियोस्पर्म्स। ये भाई आपने कोई से भी किसी 2 जो है आपने इन दोनों में से किसी एक की लाइफ साइकिल याद करनी है। या तो आप लाइफ साइकिल ऑफ मॉस याद कर लें या आप लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म याद कर लें विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम। और आपने मॉस या एंजियोस्पर्म जो भी आप याद करेंगे तो आपने इनकी जो डायग्राम है वो भी याद करनी है, साथ में लेबलिंग भी करनी होगी। देन है आपके पास राइट अ नोट ऑन एवोल्यूशन ऑफ सीड और लीव्स। तो आपने फिर एक शॉर्ट नोट लिखना है। शॉर्ट नोट तो नहीं कहूँगा, एक लॉन्ग नोट ही है, क्योंकि आपने ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के अंदर है तो उसको काफ़ी आपने डिटेल में लिखना होगा। तो आपने करना है कि एवोल्यूशन ऑफ सीड्स या एवोल्यूशन ऑफ लीव्स पर आपने किसी पर भी एक पर आपने एक नोट आपने याद करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ वेस्कुलर प्लांट्स आर कंसिडर्ड मोर सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स। तो जो वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं वो सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स क्यों कहलाते हैं। जो वेस्कुलर प्लांट्स आपके पास होते हैं बाकी प्लांट्स के अगर हम लोग कंपेयर करें बाकी प्लांट्स के साथ, तो जो वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं उनको ज़्यादा जो है वो सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स का दर्जा दिया जाता है। तो चैप्टर नंबर 9 जो है आपके पास उसके चैप्टर नंबर 9 नहीं, अभी मैं चैप्टर नंबर 8 का शायद हमने डिस्कस किया। हाँ, तो आई एम राइट। तो चैप्टर नंबर 8 जो है उसके हमने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस किया है। तो हमने यहाँ पे इसको डिस्कस कर लिया। अब आपके पास जो फाइनली लास्ट चैप्टर है आपके पास ऑफ बॉटनी, तो चैप्टर नंबर 10 है आपके पास। और चैप्टर नंबर 10 कौन सा है, चैप्टर नंबर 10 है फॉर्म्स एंड फंक्शंस इन प्लांट्स। तो इसके देख लेते हैं हम लोग जल्दी से कि इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स कौन से हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल वाई इंसेक्टिवरस प्लांट्स यूज़ इंसेक्ट्स एज फूड। तो इंसेक्टिवरस प्लांट्स जो है वो इंसेक्ट को एज अ फूड कैसे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिफरेंशिएट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। तो आपने जो है जाइलम और फ्लोएम के दरमियान में आपने डिफरेंस बिटवीन लिखना है। नेक्स्ट आपके पास वाई ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इज़ बेनिफिशियल फॉर प्लांट्स। जो ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट है वो
प्लांट्स के लिए कैसे बेनिफिशियल है, कैसे फ़ायदेमंद है, ये बताना है। नेक्स्ट, वाई डेजर्ट प्लांट्स रिड्यूस देयर लीफ साइज़। तो जो डेजर्ट प्लांट्स आपके पास होते हैं, जो डेजर्ट एरिया में होते हैं, रेगिस्तानों में होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं वो अपने जो लीफ का साइज़ है, पत्तों का साइज़ है, वो कम क्यों कर लेते हैं। तो इसका एक मेन रीज़न ये है कि डेजर्ट साइड पर क्या होता है कि पानी की कमी होती है बहुत ज़्यादा। वहाँ पर पानी दूर दूर तक ज़मीन के अंदर भी बिल्कुल भी नहीं होता। रेगिस्तान तो सब ने ही देखा है, अगर रियल में नहीं देखा तो रियल में तो भाई किसी ने भी नहीं देखा, क्योंकि यहाँ पर जो रेगिस्तान है वो है ही नहीं। तो रेगिस्तान जो है आपने फ़ोटोज़ या वीडियोज़ में देखा होगा, तो वहाँ पर पानी जो है वो दूर दूर तक नहीं होता। तो वहाँ पर आपको पता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो ना सर्वाइव, उनके अंदर ना एडेप्टेशन आ जाती है सर्वाइव करने की। तो वो जो प्लांट्स हैं उनको पानी तो मिलता नहीं है। और आपको अगर इंसानों की एग्जांपल देता हूँ कि जो ज़्यादा तगड़ा इंसान होता है ना उसको भूख ज़्यादा लगती है, और जो पतला सूखा सा इंसान होता है उसको भूख जो है वो उसकी सेहत के हिसाब से ही लगती है। तो उसी हिसाब से यही है कि जितना जो आपके पास ज़्यादा लंबे लंबे लीफ होंगे प्लांट्स के अंदर, तो उनको जो है वो प्यास ज़्यादा लगेगी, उनको पानी की नीड ज़्यादा होगी। जबकि ऐसे लीफ जिनका जो साइज़ कम है लीफ का, तो उनको क्या है, उनको जो पानी की जो नीड है वो कम से कम होगी। तो इसी वजह से वहाँ पर पानी नहीं होता, इसलिए जो प्लांट्स है, जो लीफ का साइज़ है वो रिड्यूस कर लेते हैं ताकि उनको जो पानी का जो नीड होती है, वाटर की नीड होती है, वो कम से कम हो। तो मुझे उम्मीद है आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स एंड देयर डेफिशिएंसी सिम्टम्स। तो आपने क्या करना है कि जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो बड़े न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या, जो छोटे न्यूट्रिएंट्स होते हैं प्लांट्स के अंदर, वो आपने बताना है कि उनका रोल क्या होता है प्लांट्स के अंदर, वो किस तरह से प्लांट्स के अंदर मतलब कि मदद करते हैं उनके सर्वाइवल के लिए। और अगर उनकी डेफिशिएंसी हो, अगर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की अगर प्लांट्स के अंदर क्या हो, डेफिशिएंसी हो या कमी हो, तो उसके अंदर प्लांट्स के क्या सिम्टम्स शो करते हैं वो बताना है। एक तरह से तो ये सवाल आ सकता है, और यही सवाल जो है वो दूसरी तरह से भी आ सकता है, जैसे कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। डिस्क्राइब द रोल एंड डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ नाइट्रोजन एंड पोटेशियम इन प्लांट्स। तो जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं ना एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, वो नाइट्रोजन एंड पोटेशियम ही होते हैं बेसिकली। तो यही आपसे पूछा जा रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो नाइट्रोजन एंड पोटेशियम के जो रोल है वो क्या होता है, और अगर नाइट्रोजन एंड पोटेशियम की कमी हो प्लांट्स के अंदर तो प्लांट्स जो है वो क्या शो करते हैं। अगर नाइट्रोजन पोटेशियम की फॉर एग्जांपल वो जो प्लांट्स हैं वो लीफ जो है वो येलो पड़ जाते हैं और बिल्कुल मुरझा जाते हैं, नीचे वो गिर जाते हैं। तो ये जो है डेफिशिएंसी शो करते हैं। नेक्स्ट आपके पास है हाउ एनुअल रिंग्स आर फॉर्म्ड। जो एनुअल रिंग्स हैं आपके पास, जिससे एनुअल रिंग से याद रखिएगा कि जो प्लांट की या कोई भी ट्री है उसकी एज मालूम की जा सकती है कि वो जो ट्री है या प्लांट है वो कितना टाइम पहले से जो है वो लाइव है। तो एनुअल रिंग्स वही पूछा जा रहा है कि एनुअल रिंग्स बनती कैसे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, डिस्क्राइब द रोल ऑफ ऑक्सीजन और जिब्रेलिन्स इन प्लांट्स। तो रोल ऑफ ऑक्सीजन और जिब्रेलिन्स आपने बताना है प्लांट्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन फोटोपीरियोडिज्म और वर्नलाइजेशन। आपने फोटोपीरियोडिज्म और वर्नलाइजेशन को डिफाइन नहीं करना, एक्सप्लेन करना, ठीक है। तो क्वेश्चन को गौर से पढ़ा करें, यहाँ पर जाकर जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं वो ख़त्म होते हैं। हम लोग बढ़ते हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की जानिब। तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन में, व्हाट आर ग्रोथ रेगुलेटर्स। ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या होते हैं, नेम एंड डिस्कस 5 इन डिटेल। और कोई से भी 5 आपने जो ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं उनके आपने नेम भी बताने हैं और आपने डिटेल में उनको एक्सप्लेन भी करना होगा, कोई से 5 ग्रोथ रेगुलेटर्स को। देन आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ फ्लोएम ट्रांसलोकेशन। फ्लोएम ट्रांसलोकेशन क्या होता है, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ फ्लोएम ट्रांसलोकेशन विद रेफरेंस टू मंच हाइपोथेसिस और डिस्क्राइब द कोहेजन टेंशन थ्योरी ऑफ वाटर मूवमेंट। अच्छा ये जब हाथ लग जाता है तो पूरा जो क्वेश्चन है ना वो पूरा स्क्रीन आगे पीछे हो जाती है। खैर हम लोग दोबारा उस तरफ आ जाते हैं। तो जी, तो यहाँ पर क्या लिखा है, विद रेफरेंस टू मंच हाइपोथेसिस और डिस्क्राइब द कोहेजन थ्योरी टेंशन थ्योरी ऑफ वाटर मूवमेंट थ्रू जाइलम, व्हाट सप्लाइज द कोहेजन एंड व्हाट इज द सोर्स ऑफ टेंशन, हाउ डू दीज टू इंटरेक्ट टू मूव वाटर थ्रू अ प्लांट। तो ये बहुत ज़्यादा एक लंबा चौड़ा सवाल है, एक ही सवाल है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने फ्लोएम ट्रांसलोकेशन बताना है, फिर आपने मैकेनिज्म बताना है फ्लोएम ट्रांसलोकेशन का क्या होता है, और ये जो फ्लोएम ट्रांसलोकेशन है आपने मंच हाइपोथेसिस के रेफरेंस देकर आपने जो है फ्लोएम ट्रांसलोकेशन के मैकेनिज्म को पूरा एक्सप्लेन करना होगा।
एक तरह से याद जाता है। यहाँ पे दूसरा सवाल ये है कि आपने जो कोहेजन टेंशन थ्योरी है जिसमें वाटर मूवमेंट होता है, जाइलम से जो वाटर मूवमेंट होता है कोहेजन टेंशन थ्योरी में, तो ये आपने बतानी है कोहेजन टेंशन थ्योरी। और फिर व्हाट सप्लाइज द कोहेजन एंड व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ टेंशन, और कोहेजन जो है वो किस तरह से जो है वो स्टार्ट होती है, और जो टेंशन है उसकी सोर्स क्या है, हाउ डू दीज टू इंटरेक्ट टू मूव वाटर थ्रू अ प्लांट। और ये जो कोहेजन टेंशन थ्योरी है इस वजह से जो वाटर है वो कैसे मूव कर जाता है, ये तमाम बातें जो है छोटी छोटी बातें हैं ये आपने बतानी होंगी। और ये छोटी छोटी बातें ही बनकर ये बहुत एक लंबा चौड़ा जो है वो क्वेश्चन बन जाता है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है इस साल के लिए, ठीक है। तो इसको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। बहरहाल जितने भी जो क्वेश्चन आंसर्स मैं करवा रहा हूँ आपको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई भी आपने स्किप नहीं करना। नेक्स्ट है आपके पास डिस्कस कैटेगराइजेशन ऑफ प्लांट्स बेस्ड ऑन ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट। तो ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग जो आपने जो प्लांट्स की कैटेगराइजेशन है, जो कैटेगरीज हैं प्लांट की, वो आपने डिस्कस करनी है। तो यहाँ पर जाकर जो लेक्चर है वो आज का यहाँ पर जाकर ख़त्म होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको उसकी समझ आई होगी अच्छे से। और आज हमने क्लास 11 बॉटनी का किया, और नेक्स्ट जो आपके पास जो लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो फिज़िक्स का टारगेट पेपर है, फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का टारगेट पेपर, वो डिस्कस करेंगे। तो अच्छा आप रिस्पांस दिया करें, क्योंकि आजकल जो चैनल है उस पर रिस्पांस बहुत ज़्यादा कम आ रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डीमोटिवेशन होती है। तो अपने जो दोस्त हैं उनके साथ भी आप चैनल को शेयर करें, ताकि उन तक भी जो है ये फ़ायदा हासिल कर सके। देखें, रियल लिविंग इज़ लिविंग फॉर अदर्स। तो अगर आप दूसरों का अच्छा सोचेंगे ना, तो अल्लाह ताला भी आपका अच्छा सोचेंगे। अगर आप दूसरों का बुरा सोचेंगे तो जाहिर सी बात है कि जो अल्लाह ताला है वो भी आपका अच्छा नहीं सोचेंगे, क्योंकि जो दूसरों का बुरा चाहता है उसका कभी भी उसका अच्छा नहीं होता। तो इसलिए आप दूसरों का भला चाहें, और जो है अल्लाह इसके जज़ा लाजमी देता है। तो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब हम लोग फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का हम लोग टारगेट पेपर डिस्कस करेंगे। तो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, और देखते रहें एलिज़ा एजुकेशनल अकेडमी।